अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुईन सैयद मोहम्मद मुईन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईएमपी के बारे में कि चाइना एक ऐसे हथियार की तरफ जा चुका है जो नहायत ही ख़तरनाक और जदीद तरीन हथियार है, जिसका नाम है ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया ने जो है अपना सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का तजुर्बा किया है, और फिर जाहिर सी बात है उसने ये डिफ़ाइन किया है कि वो भी अपनी दिफाई पोजीशन में है और अपने मुल्क का दिफा करना जानता है। सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने इस मिसाइल का तजुर्बा किया और दुनिया को बावर करवाया कि वो भी डिफेंस पोजीशन पर है और दिफा करना जानता है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिया ये वेपन चलाने की पोजीशन में रहा तो, या इंडिया एटॉमिक वेपन चलाने की पोजीशन में रहा तो ऐसा होगा। हालांकि हालात जो है और वाक़यात जो हैं वो इस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आज उसी तनाज़ुर में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन ईएमपी बेसिकली ये साइलेंट लेज़र हंटर वेपन है। जी हाँ, ये नज़र नहीं आता और जब ये अप्लाई होता है तो आप इसको देख नहीं सकते। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये वेपन जो है इंतहाई तेज़ इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खारिज करता है, जो कि मशीनरी के इलेक्ट्रिकल पार्ट को गर्म कर देता है। और जाहिर सी बात है जब वो गर्म हो जाते हैं तो एक वक्त आता है वो जल जाते हैं या पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से मशीनरीज काम करना छोड़ देती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है मशीनरीज में आपके सैटेलाइट जहाज़ यानी फाइटर जेट आपके ये भी मशीनरी से ही चल रहे हैं। रडार सिस्टम आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका, ये तमाम चीज़ें जो है मशीनरी से ही चल रही हैं। और जाहिर सी बात है अगर इनके पार्ट्स जैम हो जाते हैं या पिघल के ख़राब हो जाते हैं तो ये चीज़ें जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगी। तो इसकी मिसालें मौजूद हैं, बिल्कुल मैं आपको इस वेपन को चलने की मिसाल बता देता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि ये यानी कि इंसानी जिस्म पर भी मुज़िर असरात मुरतब करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है। ऐसी बात है जब आप जिस जगह पर इसको अप्लाई किया जाता है बेसिकली वहाँ पे अगर जो लोग होते हैं उनको सर में दर्द फील होगा, वोमिटिंग सी आएगी और उनके कानों की जो क़ुव्वत समाअत है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगी। ये तमाम इसकी निशानियां हैं जब ये वेपन अप्लाई किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी पर इसका ये असर देखने में आता है। तो यही हुआ गलवान वैली में और लद्दाख में इंडियन फोर्सेस के साथ। जाहिर सी बात है आप वो जगह जो है, जो इंडियन वेपन आर्मी के लोग थे, जब उन्होंने अपनी पोस्टों को छोड़ा है, जब वो पीछे की तरफ गए हैं तो उनका यही कहना था कि उनको यानी कि इस तरह की चीज़ें फील हुई, वोमिटिंग टाइप और सर में दर्द और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हुए वो। तो उन्होंने बैक लिया वहाँ से और लोगों ने देखा कि कितनी आराम से चाइना ने आगे मूव किया और उन पोस्टों पे कब्जा किया जिन पोस्टों पे इंडियन आर्मी मौजूद थी। अच्छा, ये वेपन सिर्फ चाइना के पास है अगर हम ये कहें तो ये भी बड़े ताज्जुब की बात होगी, क्योंकि मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके टारगेट पर हमारा कराची और गवादर लिया हुआ है उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि अगर वो चला पाए तो ये तो थी बात अभी तक चाइना की।
और ताइवान में जो F-16 गिरा है, ज़ाहिर सी बात है वो भी इसी की एक कड़ी थी। जब आप जहाज़ जा रहे हैं, आपने मिसाइल को अप्लाई किया जो नज़र नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बताया, ये साइलेंट लेज़र हंटर वेपन है जो कि नज़र नहीं आता। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उस जगह पर, जिस जगह पर इसको अप्लाई किया जाता है। वो जगह जितनी बड़ी भी हो या जितनी छोटी भी हो, जिस तरह से इसको अप्लाई किया जा रहा है, वो उस एरिया के अंदर अपना एक मैग्नेटिक वेव बनाता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि पिछली दफ़ा जब इंडियन आर्मी के इंडियन एयरफोर्स के जब 2 जेट आए थे और हमारे बालाकोट पे उन्होंने बमबारी की थी, और उनका दावा था कि वो 12 मिनट तक हमारी फ़ज़ाओं में रहे और फिर बमबारी करके उन्होंने टारगेट को हिट किया, जो कि दुनिया के सामने है कि वो खाली दरख्तों पे ही मिसाइल चला कर वापस चले गए। तो जब अगले दिन हमने इस वेपन का सबूत दिया है कि हमारे पास भी EMP वेपन मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन मौजूद है। हमारे कुछ जहाज़ जाते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और उनके रडार सिस्टम बिल्कुल खामोश होते हैं, और सिर्फ बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते हैं हमारे जहाज़, हमारे चेक जो हैं उनके अहम मकामात को लॉक करते हैं। और यहाँ तक कि उनका आर्मी चीफ उस वक्त बिपिन रावत जो थे, वो भी उस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे हमने अपना टारगेट लॉक किया था, बट हमने उसको फायर नहीं किया बल्कि अतराफ़ में फ़ायर किया। और हमने उनको बताया कि हम ये भी कर सकते थे। 14 मिनट तक हमारे जहाज़ उनकी फ़ज़ाओं में रहे और उनको होश नहीं था। जब उनको होश आया तो उनके 2 जहाज़ उड़े और हमारा सामना हुआ, जिसमें से आपको पूरी कहानी मालूम है कि हम एक को हमने मकबूजा कश्मीर में गिराया, जबकि दूसरे को हम लेके आए अपने एरिए में, बॉर्डर क्रॉस करवा के लेके आए। तो ये सब चीज़ें क्या थी? अगर आप अभिनंदन का बयान भी सुनेंगे तो उसको ये कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने कब बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। यानी एक पायलट है, प्रोफेशनल पायलट है इंडियन एयरफोर्स का, और सिर्फ पायलट नहीं है, यानी कि वो स्क्वाड्रन लीडर था, सॉरी विंग कमांडर था। अभिनंदन विंग कमांडर था एक, उसको यही नहीं पता कि वो कब बॉर्डर क्रॉस कर गया। यानी कि जो आपका जेट था उसके अंदर कंपास मौजूद होता है, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आपका बैग से राब्ता मुकम्मल तौर पर होता है, वो आपको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि आप किस साइड पे जा रहे हैं, आपका बॉर्डर आने वाला है, आप वापस आइए। लेकिन उसको अगर किसी भी तरह का पीछे से मैसेज नहीं मिल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हम शो नहीं करते। तो उनके साथ यही हुआ, उनकी तमाम चीज़ों को हमने जैम किया। हमने महदूद पैमाने पर EMP का इस्तेमाल किया और दुनिया ने उसको देखा। तो ये EMP वेपन था। अगर इंडिया ये समझ रहा है कि हमने बरामूस को बनाने के बाद जो है वो टारगेट पे ले लिया है पाकिस्तान को, या टारगेट पे ले लिया है चाइना की नेवल फोर्सेस को, समंदरों पर बरामूस का राज है, तो बरामूस का राज जब होगा, जब वो चलेगा। अगर EMP टेक्नोलॉजी चाइना के पास है और पाकिस्तान के पास है तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। इस वक्त आप आँख से खेल रहे हैं, सीधे से लोगों ने सुना है कि इंडिया जो है वो दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तो ठीक है भाई, आप एक बार फिर रुस्वा होना चाहते हैं तो ठीक है, आइए और रुस्वा होइए। तो ये था EMP टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई, और ये नहायत ही ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी है। महदूद पैमाने पर अभी तक चाइना ने इसको इस्तेमाल किया, और महदूद पैमाने पे ही पाकिस्तान ने इसको जो है अप्लाई किया। और देखें आगे क्या होता है अल्लाह मालिक है। तो दूसरी खबर मेरे पास एक और है जो पाकिस्तान के हवाले से है,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये भी शेयर ही कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कल सुनामी की वार्निंग जारी की है और ये नहायत ही ख़तरनाक किस्म की वार्निंग है। इससे पहले भी बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो भी कराची में सुनामी की जो वार्निंग है वो जारी कर चुके हैं, लेकिन जो कल की वार्निंग है ये नहायत ख़तरनाक है। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। 12 जनवरी को गवादर में रात गई ज़लज़ला आया जिसने सुनामी के ख़दशात को बढ़ा दिया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि वो वक्त अब करीब आ गया कि जब सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है। कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर, मकरान के साहिल पर किसी भी वक्त एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है जो इतना शदीद होगा कि एक बहुत बड़े सुनामी का सबब बन सकता है। ये कहना है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पाकिस्तान का। उन्होंने ये भी बताया है कि इसकी वजह क्या बनेगी। देखिए, वक्त का सही तयन तो नहीं बता सकते कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो वक्त करीब आ गया है कि जब ये आएगा सुनामी। उनका मानना ये है कि इस ज़लज़ले की नौइयत जो है 8 पॉइंट समथिंग तक हो सकती है, जिसकी वजह से समंदर की लहरें बहुत बुलंद होकर बाहर आ सकती हैं। ऐसी वार्निंग जापान और अमेरिका को भी दी जा चुकी है। तो अगर हम प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करते हैं बाबा होंगे की, तो वो भी ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि उसी तरफ जा रही है उनकी प्रेडिक्शंस जिस तरफ माहौल जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल एक BBC की रिपोर्ट मैंने देखी थी कि एक सुनामी और आया है टोंगा में कल, आई थिंक परसों जी। टोंगा में एक सुनामी आया है जो ज़ेरे समंदर आतिशफ़िशा फटने की वजह से आया है, और ये आतिशफ़िशा इतनी पावर के साथ फटा था कि इसकी आवाज़ 800 किलोमीटर तक सुनी गई है। फ़िलहाल माहिरीन इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि टोंगा वापस जजीरा बनेगा या फिर समंदर में गर्क हो जाएगा। इसके बारे में तो देखें, माहिरीन अभी रिसर्च कर ही रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको दी, और सुनामी के हवाले से भी जो खबर है ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है जो मैंने आपको दी। तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम करें। ये एक प्रेडिक्शंस थी, ये एक इल्म के हिसाब से कुछ अलार्मिंग वार्निंग थी। बाकी गैब का इल्म अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए।